आज हम गॉसेस लॉ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गॉस लॉ की एक खास बात है क्या कि वो होल्ड ट्रू तो हमेशा करता है, लेकिन गॉस लॉ इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता। आई गिव यू एन एग्जांपल। एक पॉइंट चार्ज लिया, स्फीयर बना दिया इसके चारों तरफ r दूरी पर, और पूछा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस E ds इज q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां पर आप देखिए कि चूंकि ये पॉइंट चार्ज है, हर जगह हर दिशा में सेम दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। ऐसा क्यों? ये स्फेरिकल सिमेट्री है। ऐसी स्थिति में एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है, तो E डॉट ds को हम लिख सकते हैं E ds। और चूंकि E पूरे सरफेस पे सेम है हर पॉइंट पर, तो मैं E को बाहर ले सकता हूं। नो इश्यूज। इसी की जगह अब आप एक डायपोल ले लीजिए या दो पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, कुछ भी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आपको फिर एक क्लोज सरफेस लेना है। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये जो स्टेप है E डॉट ds से E ds से E बाहर लेना, इसके लिए क्या सरफेस चूज करें? तो फॉर अ सिंपल थिंग एज सिंपल एज 2 पॉइंट चार्जेस, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। रिजल्ट, गॉसेस लॉ होल्ड ट्रू करेगा। गॉस लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसके लिए? फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड विच इज 0। क्यों? क्योंकि नेट चार्जेस प्लस q एंड माइनस q। तो और कौन सी सिमेट्रिक सिचुएशन है? एक हमने लाइन चार्ज के लिए किया था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, infinite, this goes to infinity. Then because of symmetry, I can say कि किसी भी पॉइंट पर यहां पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कुछ यहां पर है इसकी वजह से इधर होगी, इसकी वजह से इधर होगी, y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो गॉस लॉ से कैसे पता करें? इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, तो मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस चूज कर लेता हूं। सिलेंड्रिकल सरफेस का रेडियस है x। सिमेट्री की वजह से, जैसा अभी हमने कहा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds इस सरफेस के ऊपर और इस सरफेस के ऊपर E डॉट ds का मान 0 है। और बाकी सिलेंडर पे है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन सेम है। As a result, E dot ds इस केस में हो गया 2 pi x L, the surface area. And this flux is equal to charge enclosed, which means charge per unit length into length, divided by epsilon 0. Therefore, electric field is और चूंकि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, तो जनरली आप किताबों में देखेंगे तो दे विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ r दूरी से लाइट चार्ज से। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट अर्लियर। फर्क क्या है? उसमें गणित थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ी, इसमें सिमेट्री इस्तेमाल करके प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई। गॉसेस लॉ को यूज करके क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक हॉलो स्फीयर के लिए भी पता कर सकता हूं? हाँ। रिंग के लिए पता कर सकता हूं ना? क्यों? क्योंकि रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए, या गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है हमको?
कि इसको किसी प्रकार ये लिखें और ये मुमकिन तभी होता है जब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी हो कि किस तरीके की होगी और ऐसा सरफेस एरिया में चूज कर सकूं जिसमें E डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस और E की वैल्यू कांस्टेंट। हॉलोस्फीयर में ये सिमेट्री है, प्लेन शीट में भी ये सिमेट्री है, इनफाइनाइट शीट में। हॉलोस्फीयर के लिए क्या करें? ये हॉलोस्फीयर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस क्यूब, स्फीयर का रेडियस r। अब यदि मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं यहां पर r दूरी पे, स्मॉल r दूरी पर, यह इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो क्या करें? एक बड़ा सारा गॉसियन सरफेस लीजिए, अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। इस चार्ज की वजह से, चूंकि स्फेरिकल सिमेट्री है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी हर जगह रेडियली आउटवर्ड होगी। और चूंकि हमने चूज किया है एक सरफेस, ऐसा कैसा? स्फीयर, तो यहां पर जो ds एरिया एलिमेंट है वो भी रेडियली आउटवर्ड है, यानी मैं E डॉट ds से EDS तो चला गया। और सिमेट्री डिमांड करती है कि इस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए मतलब मैं यहां से यहां आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी? E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है? Q अपॉन ये एप्सिलॉन जीरो, फ्लक्स गॉसेस लॉ के अनुसार। देयरफॉर E बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई इज दिस इंटरेस्टिंग? सर इसमें कैपिटल R तो आया ही नहीं, तो कैपिटल R का क्या रोल होगा? कुछ नहीं। That is what is interesting. Spherically symmetric situations के लिए कोई भी आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि स्फीयर सरफेस के बाहर के हर पॉइंट के लिए अज्यूम दैट द चार्ज इज सिटिंग एट द सेंटर। तो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि एक चार्ज Q यहां पर होता तो। सर यही आर्ग्यूमेंट देके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो क्या होगी? करके देखते हैं। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट R हियर। चार्ज कहां है? चार्ज हियर। अगेन चूज अ सरफेस, E डॉट ds, यदि कोई E है तो E डॉट ds जो भी होगा सेम डायरेक्शन में होगा, गिव और टेक, प्लस और माइनस साइन। तो E डॉट ds, मुझे मालूम नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, यदि है तो E डॉट ds के लिए प्लस माइनस EDS लिख सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या इधर है, और किसी डायरेक्शन में नहीं हो सकती स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से, यानी ये भी लिख सकता हूं। सो आई गेट प्लस माइनस E 4 पाई आर स्क्वेयर, और इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है? चार्ज एनक्लोज इज 0, दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू 0। तो हॉलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसको कूलम लॉ से भी बड़े आसानी से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। एक तरीका है कूलम लॉ से छोटे छोटे रिंग एलिमेंट लेके इसको इवैल्यूएट करें, दूसरा एक और तरीका है। तो एक हॉलोस्फीयर लीजिए, हॉलोस्फीयर के सरफेस पे चार्ज है और मैं किसी भी पॉइंट पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक ये लाइन इधर खींचिए और एक सॉलिड एंगल बनाने के लिए एग्जैजरेट करके बना देते हैं। चलिए, ये एक सॉलिड एंगल है डी ओमेगा। ये सॉलिड एंगल क्या हुआ? ये सॉलिड एंगल भी डी ओमेगा। इसका एरिया कितना हुआ? इसका एरिया होगा, इफ दिस इज एवरेज डिस्टेंस r1, डी ओमेगा r1 स्क्वायर। ये एरिया कितना होगा? डी ओमेगा r2 स्क्वायर। तो टोटल चार्ज Q है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस पे चार्ज कितना होगा? इस पे चार्ज होगा सिग्मा इंटू r1 स्क्वायर डी ओमेगा, और इस पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा
into R2 square into d ओमेगा। तो इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दिस डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, R1 कट गया। इसकी वजह से कितनी होगी? दिस डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, R2 कट गया। So the resultant electric field here becomes 0. And why does this magic happen? The magic happens because ये जो एरिया है, ये जो चार्ज है, this charge here is proportional to R square and the electric field due to this charge is proportional to 1 upon R square. So R square की डिपेंडेंस करते हैं। तो इस होलो स्फीयर के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए और पूरे स्फीयर के लिए मैं इस तरीके से खूब सारे सॉलिड एंगल बना के यही करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक आई सेड विल रिमेन जीरो, नॉट जस्ट एट द सेंटर, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। इसी प्रकार मैं होलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर भी कंसिडर कर सकता हूं एंड यूज गॉसेस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। Let us assume that the total charge is Q, radius is R, therefore density is Q upon 4 by 3 pi R cube. Uniformly charged solid sphere. What will be the electric field outside? The electric field outside will be exactly the same as this, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला. Total charge enclosed will be Q. What about the electric field at any point here? That is interesting. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इस स्फीयर के अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज है। ये स्फीयर लिया मैंने स्मॉल r का। इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? इस स्फीयर में चार्ज होगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के बाहर इसकी वजह से जो है दैट विल गो एज 1 अपॉन व्हाटएवर डिस्टेंस, सिर्फ इसकी वजह से, लेकिन बाहर की वजह से भी तो है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E गॉसेस लॉ के हिसाब से फ्लक्स इज E 4 pi r स्क्वायर एंड टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हुआ? ये इस स्फीयर के अंदर चार्ज एनक्लोज हुआ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। सो E बिकम्स in fact the direction is also radially outwards. तो सॉलिड स्फीयर के अंदर यदि मैं ड्रॉ करना चाहूं R के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस, it goes linearly till R is equal to capital R and then it goes as 1 upon R square. आसान, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी काम में लेते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम है बट इंटरेस्टिंग। कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R. Consider another sphere of radius r/2. ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था रेडियस r का, इसमें r/2 रेडियस के स्फीयर का हिस्सा निकाल के फेंक दिया। अब मैं पता करना चाहता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। कैसे पता करें? यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको मैं कह देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, ये शेडेड पोर्शन से हम पता करना चाहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेडेड स्फीयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल स्फीयर, पूरे स्फीयर की वजह से।
और मैं जानता हूं कि इस छोटे स्फीयर की वजह से आर, छोटे आर दूरी पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो अभी अभी मैंने कैलकुलेट की है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, छोटे स्फीयर की वजह से। और पूरे स्फीयर की वजह से कितनी होगी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो ई शेडेड पोर्शन की वजह से कितनी हो गई, 0। So the electric field here is only essentially due to the charge. टेक अवे क्या है, सीखा क्या है, कोई भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो इतना मोटा स्फीयर हो, चाहे शेल हो या कुछ भी हो, फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इसी की जगह अब हम एक कंडक्टिंग स्फीयर भी ले सकते हैं। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या फर्क है, कंडक्टिंग स्फीयर में जितना भी चार्ज होता है वो सारा स्फीयर के सरफेस पे आ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में आप जानते हो चार्जेस कैन मूव। तो सपोज मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग। हॉलो स्फीयर में और इसमें कोई फर्क नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम था, और इसको हमने टोटल चार्ज दे दिया Q। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में वो यूनिफॉर्मली यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कंडक्टिंग स्फीयर में क्या हुआ, उस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और चार्जेस कंडक्टिंग स्फीयर में मूव कर सकते हैं, और मूव कर सकते हैं तो दे विल मूव, एंड इफ दे विल मूव, वेयर विल दे मूव, दे विल गो टुवर्ड्स दिस। व्हाई, अच्छी तरह और समझने के लिए फिर बात करेंगे जब पोटेंशियल की बात करेंगे, बट सीधी सी बात है, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। अब इस चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मान लीजिए टोटल चार्ज है -Q। तो यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड थी, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी वजह से फोर्स लगता, and these electrons will come on the surface। ये क्या जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में ही होगी? The answer is yes, बाहर भी, क्योंकि सरफेस पे पहुंचते पहुंचते यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट हुआ नॉन जीरो, तो इलेक्ट्रॉन यहां मूव करते रहेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, हम तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, वेयर विल द चार्जेस बी, देन ऑल द चार्जेस विल बी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल। ये आउटर सरफेस की बात इसलिए आ गई क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ शेल कहा, अब मैं कह सकता हूं शेल विद अ सर्टेन थिकनेस। कुछ इस तरह की स्थिति हो गई। अब इसको हमने चार्ज दे दिया, ये थिकनेस है, अंदर खाली है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो, कई बार बात कर ली, लेकिन ये चार्ज थ्रू आउट नहीं रहेगा, फिर बाहर चला जाएगा। क्यों? एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। यदि यहां चार्ज हुआ तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो चार्ज को पुश करके सरफेस पे ले जाएगा। बट सपोज हमने यहां कोई चार्ज रख दिया सेंटर पे Q0, अब क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? द आंसर इज यस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी? सिर्फ Q0 की वजह से। बाहर के चार्ज का कोई फर्क पड़ेगा ना। गॉसेस लॉ, एग्जैक्टली द सेम थिंग। एंड नाउ कम समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यदि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो ये Q0 रखने से हुआ क्या? अब देखिए सर, यहां पर हमने मान लीजिए रखा है चार्ज Q, यहां रखा है Q0, और हम पता करना चाहते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ये दूरी है हमारी, मान लीजिए स्मॉल r। तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा उसके हिसाब से कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और Q0 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विच मीन्स टोटल हो गया। एनीथिंग एल्स? यस,
यदि आपने यहां Q नॉट रखा और मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो मेटल में ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, और वो नेगेटिव चार्ज कितना होगा? एग्जैक्टली इक्वल टू -Q0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, और स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से जब मैं यहां गोला बनाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस इज जीरो। तो ये +Q0 है, ये -Q0 है। तो सर मेटल का -Q0 यहां आ गया, बाकी चार्ज कहां गया? वो पहले कैपिटल Q था, -Q0 यहां आ गया, +Q0 और आ गया यहां। तो अब सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज हो गया Q + Q0। इस चार्ज को हम जरा सा मूव कर दें, अब ये सेंटर में नहीं है, यहां रख दिया चार्ज। अब क्या बदलेगा? वेरी इंटरेस्टिंग। ये चार्ज यहां रख दिया, ये Q0 है, तो इसके ऊपर तो -Q0 इंड्यूस होगा, और बाहर कैपिटल Q + Q0 होगा, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी यही रहेगी, एज इफ Q0 इज एट द सेंटर। अंदर यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती, कंडक्टर है, लेकिन सर अब सिमेट्री तो नहीं है, कुछ और होगा। क्या होगा? ये जो एसिमेट्री हो गई कि Q0 अब सेंटर पे नहीं है, तो यहां जो चार्ज इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा कि इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, तो इसकी एसिमेट्री से कैंसल हो जाएगी। But the resultant electric field outside will be this, in spite of the fact that Q0 now is not at the center. So what has happened? It appears as if there is no difference between Q0 here and Q0 here as far as a conducting spherical shell is concerned. हमने पहले हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता की, सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करी इंटीग्रेट करके, उसके बाद गॉसेस लॉ से करके देखा और देखा कि गॉसेस लॉ से बहुत आसान हो जाती है। एंड यू रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो गॉस लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों को काम में लेके एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, uniformly charged, so that the charge density is whatever, rho. ये रेडियस कैपिटल, इसमें b दूरी पर एक मैं छोटा सा स्फीयर काट देता हूं। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है मान लीजिए c, such that b plus c is less than r। तो ये पूरा स्फीयर हो गया, और ये काट के फेंक देता हूं, और ये पता करना चाहता हूं कि बाकी जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r अवे कितनी होगी। तो ये जो छोटा वाला स्फीयर काट के मैंने फेंक दिया, लेट मी कॉल दिस स्फीयर एज स्मॉल स्फीयर, SS। और जो शेडेड वाला है उस स्फीयर को हम कहते हैं शेडेड, SH। तो किसी पॉइंट पे यहां पर पूरे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू द स्मॉल स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शेडेड स्फीयर will be the resultant electric field. And the resultant electric field I already know, वो क्या है? Rho r upon 3 epsilon 0। और ये छोटा सा जो स्फीयर लिया, इसमें भी पूरी स्फेरिकल सिमेट्री है, तो इसमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
चार्ज डेंसिटी भी सेम है अपॉन 3 epsilon 0 and I need to take this vector. And how much is this vector? This vector is R minus B plus electric field due to the shaded portion is equal to, therefore electric field due to the shaded portion is equal to rho So you'll create a uniform electric field here जिसका डायरेक्शन ये होगा, सॉरी इसके पैरेलल ये डायरेक्शन। अब कल्पना कीजिए गॉसेस लॉ नहीं यूज करना था, सिर्फ सुपरपोजिशन करते क्या कि किसी भी पॉइंट के ऊपर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते इससे 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 और उसको इंटीग्रेट करते। अरे बाबा किसको इंटीग्रेट करते, कौन सा एलिमेंट चूज करते जिसके ऊपर इंटीग्रेशन आसान हो जाता, जिससे मेरा पूरा ये स्फीयर कवर हो जाता है ना। सो यू सी द पावर ऑफ गॉसेस लॉ एंड यू सी द पावर ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।